हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है COT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ अकाउंटिंग रेशियोज़। बच्चा, आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर रहेगा बिकॉज हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा जो कि हम आज अपना फिनिश कर देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ बच्चा हम लोग अपना कर रहे हैं, जिसके हमने अपने 2 लेक्चर कर लिए थे, जहाँ पे हमने इसकी जो रेशियोज़ थी वो की थी, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट की थी, देन हमने ऑपरेटिंग की थी, देन हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की थी। ये तीनों हमने एक लेक्चर में कवर की थी। नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स हमने एक लेक्चर में कवर की थी। अब बच्चा, आज हम इसकी बाकी चारों बची हुई रेशियोज़ को कवर करने वाले, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो एंड प्राइस अर्निंग रेशो। तो बच्चा, आज सबसे पहले हम इन चारों रेशियोज़ क्या होती हैं वो देख लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल जो हमारा NCERT में ही दिया हुआ है हम उसको स्टडी कर लेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए, सबसे पहले आ जाती है बच्चा अर्निंग पर शेयर। आप सुनते ही आ रहे होंगे, अर्निंग पर शेयर मतलब एक जो शेयर होल्डर है उसने एक शेयर पे कितनी अर्निंग की, मतलब पर शेयर हम काउंट करते हैं कि उसने क्या अर्न किया। ठीक है, तो देखिए, अर्निंग पर शेयर शोज हाउ मच प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। अर्निंग पर शेयर हम काउंट करेंगे बच्चा हमारे इक्विटी शेयर्स के लिए। ठीक है, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, अर्निंग पर शेयर हम काउंट करेंगे बच्चा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, अब आपको पता ही है, जब आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया उसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनको डिविडेंड पे कर देते हैं। बाकी का जो भी बचता है उसका हम क्या करते हैं बच्चा, उसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रॉफिट यूज़ करेंगे, देखिए EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच्चा कौन सा प्रॉफिट बचा, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया जब आपने उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया। मीन्स जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे हमने उनको उनका सारा डिविडेंड दे दिया, अब बच गए हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद सारा प्रॉफिट किसका है, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो वही वाला प्रॉफिट हम यूज़ करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। क्लियर है बच्चा, मैं कह रही हूँ हमारा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था बच्चा वो 5 लाख रुपए था। ठीक है, जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड था वो हमारा 150 था। ठीक है, इसको पे करने के बाद मेरे पास कितना बच गया, 350 बच गया। मैं कह रही हूँ जो हमारे इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स कितने थे, मैं कहती हूँ वो हमारे नंबर में 35 थे। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे बच्चा, 350 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज़ ये आ गया 100। मीन्स ये रुपीज़ आएगा, ₹100। मीन्स पर शेयर मुझे 100 रुपीज़ का रिटर्न बेसिकली मैं अर्न कर पा रही हूँ। ठीक है बच्चा, बेसिकली तो इसने क्या काउंट किया, जो हमारा प्रॉफिट बचा आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचा वो हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो वो सारा प्रॉफिट किस में डिवाइड हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो एक शेयर के ऊपर हम 100 रुपये अर्न कर पा रहे हैं। इसने बेसिकली ये काउंट कर दिया कि पर शेयर एक इक्विटी शेयर होल्डर कितना अर्न कर पा रहा है, अर्निंग पर शेयर। क्लियर है, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रॉफिट हम इसमें यूज़ करेंगे बच्चा, जो हमने इक्विटी शेयर जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया वो डिविडेंड माइनस करने के बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो इसलिए कौन सा प्रॉफिट यूज़ होएगा, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर है, देखिए, अर्निंग्स रेफर्स टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विच इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। यहीं से बच्चा हमारा जो स्टॉक मार्केट होती है वहाँ पे जो हमारा मार्केट प्राइस होता है वो भी यहीं इन्हीं तरीक़ों से ये सारे कंसेप्ट को रखते हुए डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर है, तो अर्निंग पर शेयर एक कंपनी का अच्छा होना बहुत बेटर चीज़ है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतना ही ज़्यादा अर्न वो कर पा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्लियर है,
तो कैसे काउंट करेंगे, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे वो वाला प्रॉफिट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये ध्यान रखना, सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को लेना है बच्चा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं लेना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो भी होंगे हम उसको लेंगे। क्लियर है? तो ये थी बच्चा हमारी अर्निंग पर शेयर रेशो। नेक्स्ट रेशियो देख लेते हैं, सारी बिल्कुल इजी है, से छोटी छोटी सी है। नेक्स्ट है बच्चों हमारी बुक वैल्यू पर शेयर। अभी हमने निकाला था हमारी ईपीएस, कौन सी निकाली थी बच्चा, ईपीएस निकाली थी, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब हम निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या बोलता है, देखिए बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, मीन्स बेसिकली बुक प्राइस क्या रहेगा, बेसिकली वो आपको पता ही है। आपने जब शेयर होल्डर्स वाला चैप्टर, सॉरी शेयर कैपिटल वाला चैप्टर किया था, हम वहाँ पे पढ़ते थे ना, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपका बुक वैल्यू पर शेयर बच्चा आ जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स वही वाली चीज़ है, कौन से फंड्स होंगे, जितने भी शेयर होल्डर फंड्स है उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों होती है। तो अब टोटल शेयर कैपिटल में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। वही वाली चीज़ आपको यहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, देखिए दिस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ देयर होल्डिंग एंड अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। उनके मार्केट प्राइस को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, मैं कह रही हूँ हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स थे वो 10 लाख थे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स हमारे 10 लाख थे, इक्विटी सिर्फ। ठीक है, या फिर आप टोटल कह लो, टोटल शेयर होल्डर फंड्स इतने थे, प्रेफरेंस इसके अंदर हमारे 2 लाख थे। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स कितना बच गया बच्चा, हमारा इक्विटी फंड्स कितना बच गया, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आपको ये फिगर यूज़ करनी थी, दैट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल शेयर होल्डर फंड्स में से हम माइनस कर देंगे बच्चा अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड्स, और आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैं कह रही हूँ 80,000 थी। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई बच्चा, ₹80। ये वाली जो हमारी रेशो है अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर, बेसिकली पर शेयर पूछ रहे तो वो दोनों रुपीज़ में हमारी काउंट होगी। टाइम्स, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन किसी भी चीज़ में काउंट नहीं होगी, रुपीज़ में वो हमारी जाएगी। क्लियर है बच्चा? तो देखिए जैसे अर्निंग पर शेयर बिल्कुल इजी था, ये आपका था बुक वैल्यू पर शेयर, जहाँ पे आपने क्या लिया, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यह आपका आ गया बुक वैल्यू पर शेयर। देखिए जैसे यहाँ पे ये तो प्रॉफिट था, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इतने थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे इतने थे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ये काउंट करना है, दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर। क्लियर है बच्चा? दोनों बिल्कुल ईजी है ना। अर्निंग पर शेयर क्या था, जो उनको प्रॉफिट बचता प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे क्या आएगा, जो भी फंड्स हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स ने लगा रखा है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये आ गई हमारी बुक वैल्यू पर शेयर। अब देख लेते हैं बच्चा हमारी नेक्स्ट रेशो। नेक्स्ट है आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो। मीन्स हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं हम वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इट रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड ही देते हैं ना हम शेयर होल्डर्स को, तो वही बताना है बच्चा कि हम कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, क्या परसेंटेज हम उनको दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ नंबर 5 पर हम बोलते हैं ना कि एक कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, एक कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, तो वो यही वाली चीज़ होती है कि डिविडेंड वो कितना पे कर रही है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होगी बच्चा, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, आपकी डीपीआर क्या होगी, डिविडेंड पे आउट रेशो, जितना भी आपने डिविडेंड दिया पर शेयर। ठीक है, पर शेयर जो मैंने दिया अपॉन हमारा ईपीएस। ये जो हमने काउंट किया था, मैंने बोला था ना इंटर रिलेट करेगी। सबसे पहले अगर आपको डिविडेंड पर शेयर पे आउट रेशो निकालनी है तो बच्चा उसके लिए पहले डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे और फिर हम
अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही होगा। जितना भी हमने डिविडेंड दिया, मैं कह रही हूँ 20,000 का डिविडेंड दिया है, और हमारे नीचे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रखेंगे और आपका आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर होल्डर्स। जैसे मैं कहती हूँ मैंने टोटल डिविडेंड 1 लाख रुपये का दिया, ठीक है, शेयर होल्डर्स कितने थे बच्चा, हमारे 10,000 थे, तो कितना डिविडेंड पर शेयर मैंने दिया, दैट इज़ ₹10। क्लियर है बच्चा। तो ये जैसे अर्निंग पर शेयर निकालते हैं उसी तरीके से डिविडेंड पर शेयर, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स, ऊपर जितना भी टोटल डिविडेंड दिया, यहाँ पे हम निकालेंगे पर शेयर, बेसिकली हमने कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, परसेंटेज में हम इसको निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, बेसिकली डीपीएस अपॉन, इसको बेसिकली शॉर्ट में इसी तरीके से बोला जाता है डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है बच्चा, डीपीएस डिवाइडेड बाय हमारा ईपीएस। तो देखिए दिस रिफ्लेक्ट्स कंपनी डिविडेंड पॉलिसी एंड ग्रोथ इन द ऑनर्स इक्विटी। डिविडेंड क्या पॉलिसी क्या रही हमारी कंपनी की, और हमारी जो ऑनर्स है, बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है, उन्हें कितनी ग्रोथ मिल रही है, उस चीज़ को बेचा ये रिफ्लेक्ट करेगा। जितना ज़्यादा शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलेगा, जितना ज़्यादा उन्हें डिविडेंड मिलेगा, उनके लिए वो उतनी ही अच्छी बात है। डन। तो ये थी बच्चा हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेशियो पे। लास्ट वन है बच्चा हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। कौन सी रेशियो है हमारी, प्राइस अर्निंग रेशियो। हम इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं P/E, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो हमारी। तो देखिए ये क्या होती है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जैसे हमने यहाँ डीपीएस अपॉन ईपीएस लिया था, यहाँ पे हम बच्चा डीपीएस की जगह क्या रखेंगे, एमपीएस रखेंगे, दैट इज एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, एक मार्केट में क्या रेट है और उसके अकॉर्डिंगली हम कितना अर्न कर पा रहे हैं, बेसिकली ये उस चीज़ को मेज़र करेगा। तो देखिए इट रिफ्लेक्ट्स द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द ग्रोथ इन द फर्म्स अर्निंग एंड रिजनेबलनेस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इट शेयर्स। जो हमारे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, उसकी हमारी फर्म की अर्निंग्स की ग्रोथ के बारे में, मीन्स फर्म कितनी ग्रो कर रही है, हमारी वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और साथ ही साथ वो कितनी रीजनेबल है, साथ में मार्केट प्राइस क्या चल रहा है शेयर्स का। क्लियर है। प्राइस अर्निंग रेशियो वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड कंपनी टू कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। देखिए जो प्राइस अर्निंग रेशियो बच्चा वो वेरी करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री की अलग होगी, टॉयज इंडस्ट्रीज़ की अलग होगी, और कंपनी टू कंपनी भी वेरी करेगी। कॉटन इंडस्ट्री में ही एक ABC कंपनी है, एक XYZ कंपनी है, उन दोनों की भी वेरी करेगी, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करती है, आपके इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस पे, उनकी परसेप्शन पे ये काफ़ी डिपेंड करती है। क्लियर है बच्चा। तो ये थी आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये चारों रेशियोज थी बच्चा जो हमारी इंटर रिलेट बेसिकली करती है, और बिल्कुल इजी है। अर्निंग पर शेयर, देन बुक वैल्यू पर शेयर, देन डिविडेंड पे आउट रेशियो, और डिविडेंड पर शेयर मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्राइस अर्निंग रेशियो। क्लियर है। इससे एक एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, जो कि रहेगा हमारा ये। तो बच्चों एक हमारे NCERT के अंदर जो एग्जाम्पल दिया होता है, हम इन चारों रेशो को स्टडी करने के लिए वही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, बेसिकली फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड नीचे था फिर देखिए यहाँ से पढ़िए ऑल्सो कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। देन EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, and price earning ratio if the market price of the share is 34 and net profit after tax was this and tax has amounted to 50। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ जाएगा बच्चा, दैट इज़ 2 लाख। इस 150 में आपको 50 ऐड ऑन करना था। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या आ गया, 150 प्लस 50 टैक्स, और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देखिए 10% डिबेंचर्स थे हमारे, 4 लाख पे 10% कितना हो जाएगा बच्चा, 40,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, 240। कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व हमारे प्लस आपके डिबेंचर्स, टोटल बन जाता है ये 1084। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ जाएगा 22.14। ये तो हम सीख ही चुके हैं शेयर होल्डर फंड्स।
आपके टोटल कितने हैं 684 है हमारे, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स ओनली, इसमें से हम डिबेंचर्स को अपना हटा देंगे, दैट इज़ 4 लाख के डिबेंचर्स थे, तो 10 में से 4 चला गया, दैट इज़ 684, ठीक है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कि 150 गिवन था, शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दिया 21.93। अब आज जो हमने सीखा था दैट इज़ अर्निंग पर शेयर बच्चा, देखिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट बचा, देखिए हमारे पास प्रॉफिट था बच्चा, यहाँ पे था, जस्ट ए सेकेंड, देखिए हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल था 150, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, मींस अब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं बच्चा, यहाँ पे 12% लिखा हुआ है, 1 लाख पे आप 12% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 12,000, मीन्स 150 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज़ 138। वही इसने लिया यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स देखिए 4 लाख थे, रुपीज़ पर 10 था, कितने बन गए 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 40,000, तो ये आपका आ गया रुपीज़ 3.45, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर क्या बन गया बच्चा, रुपीज़ 3.45, डन। देन आता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, देखो इसने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया, मैंने अभी आपको वर्बली बताया, ठीक है। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना बचा 12,000, ठीक है, दैट इज़ 180, 138 बच गया, ठीक है। देन आ जाते हैं प्राइस अर्निंग रेशो पे। प्राइस अर्निंग रेशो क्या थी, मार्केट प्राइस, मार्केट पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस ऊपर गिवन था 34 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इसने लिख लिया यहाँ पे, दैट इज़ 345, ये आ गया आपका 9.86 टाइम्स, डन बच्चा। और ये बुक वैल्यू पर शेयर तो बिल्कुल ही ईजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू दैट इज़ 40,000। तो देखिए बुक वैल्यू पर शेयर बच्चा हमारी आ गई 584 डिवाइडेड बाय 40,000 शेयर दैट इज़ 14.60। तो आपको ये सारी चीज़ें बच्चा कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूरा एक पैसेज ही आया हुआ था जिसमें 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करने को आपको बोली हुई थी। क्लियर है बच्चों। तो ये था बच्चा हमारा अकाउंटिंग रेशियोज़ वाला चैप्टर, जहाँ पे अपने अपने डिफरेंट फंक्शनल रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा। फर्स्टली हमने लिक्विडिटी सीखा, देन हमने सॉल्वेंसी, देन एक्टिविटी, देन लास्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको चारों रेशियोज़ के, सारी रेशियोज़ के फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करते हैं सब अच्छे से आना चाहिए। अब देख लेते हैं बच्चा एक बार लास्ट सेशन में जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन क्या थे हमारे वो क्वेश्चंस थे बच्चे, ये फर्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो डी, ये कौन सी है बच्चा आपकी सॉल्वेंसी रेशो है। देन था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन थी, क्रेडिट रिवेन्यू गिवन था हमारा ऑपरेशन से, कैश रिवेन्यू बता रखा था, टोटल रिवेन्यू का 20% है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी थी, ये आएगी बच्चा आपकी 23%। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। टोटल रिवेन्यू हमने ए मान लिया, तो टोटल क्या होता है कैश प्लस क्रेडिट, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल रिवेन्यू आपका आ जाएगा 25 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन थी, यहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला है दैट इज 625, हमने फिर नेट प्रॉफिट निकाला ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके, और फिर नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगा दिया जो कि आ जाएगी 23%। क्लियर है बच्चा। तो ये थे हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चा हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, जहाँ पे हमने अपने सारा कुछ पढ़ लिया है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और देन टाइप्स ऑफ रेशियोज, जो हमारी चारों फंक्शनल रेशियो थी वो हमने पढ़ ली है। क्लियर है बच्चा। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।